अब समाचार विस्तार से। मंत्री हरीश राव ने आश्वासन दिया है कि बेमौसम बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाएगी। ओलों की अचानक बारिश से जमीन को तहस-नहस कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के हाथ लगी फसल बर्बाद हो रही है। उनका कहना है कि किसानों की मेहनत बेकार चली गई है। उन्होंने कहा है कि बेमौसम ओलावृष्टि से जिले में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ने उन्हें फसलों का निरीक्षण करने भेजा था। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार तेलंगाना राज्य में सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार किसानों की मदद करने के लिए तैयार है, जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। प्रति एकड़ 10,000 रुपए की दर से मुआवजा प्रदान किया जाएगा और किसानों को बहादुर होना चाहिए। हरीश राव ने मांग की है कि अगर केंद्र सरकार के पास किसानों का समर्थन करने का विचार है तो उन्हें समर्थन देने के लिए 10,000 रुपए और देने चाहिए। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को समर्थन देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा है कि इन 8 वर्षों में राज्य में 8,500 किसानों ने आत्महत्या की है। रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी मंडल के नरसन्नापल्ली इलाके में बारिश से खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने दाग लगे अनाज के लिए किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। वे आम बागान किसानों को 50,000 रुपए मुआवजा देना चाहते हैं। मंत्रियों, विधायकों और बीआरएस नेताओं को किसानों से मिलने नहीं जाना है। उन्होंने 18 मंत्रियों को तत्काल इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आलोचना की है कि जब किसान रो रहे थे वे राजनीतिक दलों के नाम पर मार्च कर रहे थे। किसानों के वोटों से जीते केसीआर की आलोचना किसानों के दिलों पर लात मारने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा है कि कटी हुई फसल को नहीं खरीदने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर को 2 लाख किसानों की आत्महत्या का कारण बताते हुए केसीआर पर किसानों का हत्यारा होने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी ने मांग की है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से किसानों के लिए धन आवंटित करे। वे भीगे अनाज के 2,000 रुपए देना चाहिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी को फसलों का निरीक्षण करना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना पर्यटन विभाग के कर्मचारियों के साथ समीक्षा की। गेलू श्रीनिवास यादव, एमडी मनोहर ने इस समीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना पर्यटन के एमडी मनोहर को 100 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने पर बधाई दी। कर्मचारियों को संगठन के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने की सलाह दी जाती है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार सीएम केसीआर के निर्देश अनुसार पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा है कि रामप्पा मंदिर को सीएम केसीआर के प्रयासों के कारण यूनेस्को की मान्यता मिली। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि भूदान पोचमपल्ली को विश्व पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना पर्यटन विभाग को बताया गया है कि आम राज्य में विकास के नाम पर लीज लेने वाली और नियमों का पालन नहीं करने वाली और बकाये का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूसुफगुड़ा स्थित कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में ऑल इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ और मंत्री सत्यवती राठौर इस शतरंज टूर्नामेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्रियों ने कहा है कि तेलंगाना सरकार आने के बाद गुरुकुल के छात्रावासों को कॉर्पोरेट स्तर तक पढ़ने का श्रेय एक मुख्यमंत्री केसीआर को जाता है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे तेलंगाना में लगभग 1,000 गुरुकुल स्कूल स्थापित किए गए हैं। मंत्रियों ने कहा है कि स्कूली छात्रों के साथ इस टूर्नामेंट में देश भर के लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शतरंज टूर्नामेंट 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा और पहले विजेता को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा।
बिहार के आर भवन में सीएस शांति कुमारी की अध्यक्षता में सिंचित भूमि पर पौधारोपण पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जोगुलंबा, गढ़वाल, निजामाबाद, महबूबनगर, मेदक, नागर कर्नूल, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट और सूर्यापेट जिलों के अतिरिक्त कलेक्टर और सिंचाई अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर तेलंगाना के लिए हरित हारम कार्यक्रम में मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कहा है कि न केवल बिगड़े हुए जंगलों को बहाल करने में मदद मिली है, बल्कि जंगलों को तस्करी, अतिक्रमण और आग से बचाने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हरियाली भी 7.7% बढ़ी है। सीएस ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हरियाली में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार गत वर्ष से सिंचित भूमि में पौधरोपण किया गया है। कार्यशाला में वृक्षारोपण के लिए एक प्रारूप मॉडल कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। शासन के मुख्य सचिव ने 8 जिला अधिकारियों को जिलों में काला पौधारोपण के लिए माइक्रो प्लान करने का निर्देश दिया है। वी ट्रांस के चेयरमैन महेंद्र शाह ने खुलासा किया है कि उन्होंने कारोबार को 3000 करोड़ तक पहुंचाने के उद्देश्य से दक्षिण में अपने परिचालन का विस्तार किया है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी लागू होने से जांच चौकियों पर भ्रष्टाचार में कमी और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण से परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल के अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा है कि वी ट्रांस जो सालाना 20% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कोरोना की मुश्किलों से 26% ग्रोथ दर्ज करने की दिशा में काम कर रहा है। साउथ के बिना अभी वी आर ए नेशनल कंपनी। पहले तो हम लोग पूरे ऑल इंडिया कंपनी है। वी आर नॉट एक जमाना था कि हम लोग वेस्टर्न पार्ट दैट इज मुंबई गुजरात टिल 2000 तक हम लोग खाली मुंबई गुजरात थे। बाद में हमने साउथ में एंट्री की, नॉर्थ में इसके बाद किया। मीनिंग दैट बाय नॉर्थ यानी दिल्ली जो नेशनल कैपिटल में हम 1 साल बाद में गए साउथ के बाद। साउथ के बिना कुछ काम गाड़ी चलने वाली नहीं है। इफ यू आर नेशनल कंपनी, जैसे चेन्नई इज आवर बिग मार्केट, आपका जो हैदराबाद इज ऑल्सो कमिंग अप। हमें वी आर ए नेशनल प्लेयर, वी आर नॉट ए रीजनल प्लेयर। एक जमाने में हम लोग डिस्पाइट हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात में और मुंबई में हुए, इसके लिए नेचुरली वहाँ पे अपना आपका वी ट्रांस के अंडर क्या क्या एरियाज है, आपके बिजनेस एरियाज क्या क्या है? हमें वी ट्रांस में अपने पास 3 प्रोडक्ट है। वन इज ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी जो हम लोग ट्रेडिशनल करते हैं, जिसमें फुल ट्रक का भी काम होता है, ट्रेलर का भी काम होता है, पार्ट लोड यानी जिसको स्मॉल पार्सल 100 किलो 200 किलो वो भी है। देन अब एक डिवीज़न है अपना वी एक्सप्रेस का मतलब है डोर टू डोर एक्सप्रेस कार्गो, यानी वो आपके घर से इवन 10 किलो होता भी आपके घर से उठा के जाते हैं, आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं और बड़ा भी ले जाते हैं। बट वो टाइम बाउंड होता है, मीनिंग दैट बाय यू हैव टू रीच इन टाइम। ऐसे नहीं है कि यानी आप 48 आवर्स में यहाँ से आपको बेंगलोर में कस्टमर के साथ पहुँचा तो 48 आवर्स में पहुँचा दे, उसको हम लोग डोर टू डोर एक्सप्रेस टाइम बाउंड कार्गो बोलते हैं। थर्ड इज वी लॉजिस यानी वेयरहाउस, वी लॉजिस्टिक यानी वेयरहाउस का, जिसमें कस्टमर को हम लोग सब सर्विस देते हैं, एंड टू एंड भी बोलते हैं। और अपना यानी कोई कस्टमर को स्टोर करना है तो उसका हम लोग भाड़ा लेके वेयरहाउस भी उसको रखते हैं हम लोग। बट उसमें वैल्यू एडिड सर्विसेज यानी कि कस्टमर बोलता है मेरे को पैक भी करके देना, मेरा इनवॉइस भी जनरेट करके देना, वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो इट इज़ एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस। तो वो वेयरहाउस है। तो 3 प्रोडक्ट अपने पास है। चौथा प्रोडक्ट वी हैव गॉट ई कॉम यानी जो, बट उसमें 2 प्रोडक्ट है ई कॉम के। एक तो हम लोग सर्विस करते हैं टू। मंत्री जगदीश रेड्डी ने जिले के अधिकारियों व मिलरों को धान की खरीद में तेजी लाने के साथ ही बिना कॉरिडोर के भीगे अनाज की खरीद करने का निर्देश दिया है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने जिला अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति और धान खरीदी में तेजी की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनाज खरीद में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री जगदीश रेड्डी ने जिले के अधिकारियों व मिलरों को धान की खरीद में तेजी लाने के साथ ही बिना कॉरिडोर के भीगे अनाज की खरीद करने का निर्देश दिया है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने जिला अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति और धान खरीदी में तेजी की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनाज खरीद में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी नेता भूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना के लोग केसीआर को उचित जवाब देने के लिए तैयार है, जो तेलंगाना के लोगों का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जनसभा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
बुरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि केसीआर दूसरे विजय माल्या की तरह दिख रहे हैं। विजय माल्या ने भी शराब के धंधे में लाखों खर्च किए, अभी उनका क्या हाल है और आने वाले दिनों में केसीआर का भी ऐसा ही हाल होगा। बीजेपी नेता बुरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना के लोग केसीआर को उचित जवाब देने के लिए तैयार है, जो तेलंगाना के लोगों का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जनसभा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बुरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि केसीआर दूसरे विजय माल्या की तरह दिख रहे हैं। विजय माल्या ने भी शराब के धंधे में लाखों खर्च किए, अभी उनका क्या हाल है और आने वाले दिनों में केसीआर का भी ऐसा ही हाल होगा। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा है कि बीआरएस की प्लानरी मीटिंग सिर्फ बीजेपी सरकार की आलोचना के लिए की गई है। बीआरएस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय का अपमान करना उनका काम है। जो मंत्री कह रहे हैं कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, वे बताना चाहते हैं कि वे भाजपा नेताओं को क्यों डांट रहे हैं। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी का नाम सुनते ही बीआरएस नेता भड़क गए। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा है कि बीआरएस की प्लानरी मीटिंग सिर्फ बीजेपी सरकार की आलोचना के लिए की गई है। बीआरएस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय का अपमान करना उनका काम है। जो मंत्री कह रहे हैं कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, वे बताना चाहते हैं कि वे भाजपा नेताओं को क्यों डांट रहे हैं। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी का नाम सुनते ही बीआरएस नेता भड़क गए। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने कहा है कि उन्हें इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने टीएसईवी की बेरोजगारी भूख हड़ताल को रोकने की कोशिश की थी। शर्मिला ने इंदिरा पार्क में टी सेवा के तत्वावधान में बेरोजगारी भूख हड़ताल में भाग लिया, लेकिन उसने कहा है कि उन्होंने दीक्षा को रोकने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि ऑफिस जाते समय उनको परेशान किया गया। आरोप है कि उन्हें योजना के तहत बाधित किया गया। उन्होंने कहा है कि अकेली महिला को रोकने के लिए पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुझे रोकने के लिए कोई आदेश नहीं है, मेरे हाउस अरेस्ट का भी कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं और वह तेलंगाना के बच्चों के लिए नौकरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्मिला ने कहा है कि विपक्ष मुंह बंद करके बैठा है, हम तो जनता के पक्ष में खड़े होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनकवि व लेखक गदर ने कहा है कि वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला तेलंगाना की तेलुगु मां और संतान है। उन्होंने टी सेवा के तत्वावधान में इंदिरा पार्क के पास आयोजित भूख हड़ताल में भाग लिया। शर्मिला ने कहा है कि वह बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कर्ज लेकर कोचिंग लेने वाले छात्रों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार के रवैये से उन्हें परेशानी हो रही है। कहा जाता है कि शर्मिला ने आत्मरक्षा में पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी पार्टी से नहीं है, वे सरकार की नाकामियों के खिलाफ लगातार लड़ना चाहती है। गदर ने कहा है कि चुनावी जंग अभी चंद महीने दूर है और सीएम केसीआर ने पैसे लेकर सत्ता में वापसी का फैसला किया है। उन्होंने शिकायत की है कि आंदोलन के दौरान केसीआर के पास पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं लेकिन आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं है। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के भाजपा प्रभारी बी वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया है कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है और वे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज बाग अंबरपेट ने संभाग पार्षद पद्मा वेंकट रेड्डी के साथ सेंट्रल एक्सरसाइज कॉलोनी स्थित उनके आवास पर आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की। वेंकट रेड्डी ने आलोचना की है कि बीआरएस पार्टी के नेता भाजपा कार्यकर्ताओं के पैर पकड़कर उनके घरों में वापस जा रहे हैं और उन्हें पार्टी में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस गए सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने घर लौट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय में अमीरपेट विधानसभा क्षेत्र ने हर क्षेत्र में विकास किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव पर अंबरपेट के विकास को ना समझने और सस्ते में आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया है कि अगर विकास नहीं हुआ तो अंबरपेट के लोग किशन रेड्डी को 3 बार विधायक क्यों जिताएंगे। कहा गया है कि विधायक के रूप में किशन रेड्डी के कार्यालय में अंबरपेट फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 349 करोड़ से शुरू किया गया था, लेकिन राज्य सरकार और जीएचएमसी फ्लाईओवर के निर्माण में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जमीन खरीदने में लापरवाही बरतने के लिए जीएचएमसी की आलोचना की।
एनएसयूआई के तेलंगाना चैप्टर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर टीएसपीएससी बोर्ड को सही करने की मांग की है। इसके आलोक में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट ने पत्र को पंजीकृत डाक से भेजा है। उन्होंने कहा है कि टीएसपीएससी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करके तेलंगाना राज्य के बेरोजगारों के लिए बलि का बकरा बन गया है। उन्होंने टीएसपीएससी बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की है। एनएसयूआई टीम द्वारा हैदराबाद एबिट्स डाकघर से पंजीकृत पोस्ट किया गया। बालमुरी वेंकट ने कहा है कि अलग तेलंगाना के लिए छात्रों ने कई कुर्बानियां दी है। राज्य सरकार उनके साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार में 2 लाख रिक्तियां और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रिक्त पदों को नहीं भरना अपमानजनक है। इस कार्यक्रम में हैदराबाद एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अभिजीत यादव, प्रदेश सचिव श्रीकर, सोशल मीडिया शिव समेत अन्य ने शिरकत की। भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी अंजन ने कहा है कि केटीआर द्वारा डलास कहे जाने वाले हैदराबाद शहर में जल निकासी की समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि नाले से लिया गया कचरा कई दिनों तक वहीं पड़ा रहता है। अकुला श्रीवाणी अंजन ने जल निकासी रिसाव का त्वरित समाधान खोजने के लिए महापौर शासी परिषद और राज्य सरकार से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। हैदराबाद शहर को डल्ला सिटी बनाने का वादा करने वाले केटीआर जी, एक बार ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोचिए। आप करोड़ों रुपए खर्च करके चौरस्ता में फाउंटेन्स बना रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हैदराबाद शहर में हर गली और हर मोहल्ला में कहीं ना कहीं हर रोज ड्रेनेज ओवरफ्लो का फाउंटेन चलता है। एक बार सोचिए, अगर लोग कंप्लेन करें तो वर्कर्स वहां आके चौक होने की जगह से सिल्ट निकाल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन महीना होने के बाद भी वो सिल्ट निकाल के डंप यार्ड में कोई भी नहीं लेके जा रहा है। क्योंकि अगर पूछे तो वो लोग बोलते हैं कि 10 डिवीजन यानी 10 लाख लोगों के लिए एक ट्रैक्टर बेचते हैं। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। वो सिल्ट निकाल के बाहर फेंकते हैं, वहां मच्छर पैदा होते हैं और वो फाउल स्मेल से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वर्ल्ड क्लास सिटी और डल्ला सिटी मानने वाले हमारे हैदराबाद सिटी में कोई मशीनरी नहीं है कि वहां से सिल्ट निकाल के डायरेक्टली डंप यार्ड को ले जा सके। अगर वो मशीनरी हमारे पास नहीं है, वो कैपेसिटी हमारे हैदराबाद सिटी को और आपको देने में दिक्कत हो रही है, तो एटलीस्ट लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए एक एक डिवीजन को एक एक ट्रैक्टर भेजिए और टाइम से सिर्फ 2 दिन में वो सिल्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाना चाहिए। केटीआर जी, लोगों को आपके ड्रामाओं की और आपके वादाओं की जरूरत नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और आपके काम की जरूरत है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने अपने सीनियर इंजीनियरों के साथ मिलकर राजेंद्र नगर हिल पर 1.3 किलोमीटर लंबे एयरपोर्ट मेट्रो अलाइनमेंट का निरीक्षण किया है। खड़ी पहाड़ियों और बोल्डर और घाटियों वाली इस पहाड़ी पर एयरपोर्ट मेट्रो वायाडक्ट का निर्माण बेहद मुश्किल काम माना जाता है। खड़ी ढलानों और शिलाखंडों पर चढ़ते समय एनवीएस रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संरेखन की जांच करने के बाद कुछ निर्णय लिए गए। चूंकि मेट्रो संरेखन और ओआरआर क्रैश बैरियर के बीच का अंतर केवल 18 फीट है और ओआरआर गहरी कटाई में है, इसीलिए निर्णय लिया गया है कि किसी भी बोल्डर को ओआरआर की तरफ गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त ताकत और ऊंचाई के सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित किए जाए। अधिकारियों को विशेषज्ञों के परामर्श से बोल्डर स्थिरीकरण विधियों को अपनाने की सलाह दी जाती है। यह सुझाव दिया गया है कि मेट्रो वाया डक्ट को किसी भी असामाजिक गतिविधियों से बचाने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो के बाईं ओर सुरक्षात्मक बाड़ लगाई जानी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया है कि अतिक्रमण को रोकने के लिए निकटवर्ती निजी संपत्तियों से एयरपोर्ट मेट्रो क्षेत्र के अतिक्रमण से बचने के लिए HMDA के परामर्श से सीमा सर्वेक्षण पत्थरों का निर्माण किया जाना चाहिए। नीम्स अस्पताल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। राज्य सरकार नीम्स के विकास के लिए कदम उठाएगी। सरकार ने नीम्स पर विशेष ध्यान दिया है, जो गरीबों के लिए सुलभ है। क्या सुधार कहते हैं? चाहते भी है? मुझे हाँ कहना है।
नीम्स अस्पताल गरीबों का अस्पताल बनने जा रहा है। सरकार दवा पर फोकस करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने नीम्स का व्यापक विस्तार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के हाथों नीम्स के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा। पता चला है कि कुल 33 एकड़ में नीम्स का विस्तारीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2000 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। बताया जाता है कि ओपी, आईपी और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गच्चीबौली, सनत नगर, अलवाल और एलबी नगर में बनने वाले टीम्स के साथ वारंगल हेल्थ सिटी के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम केसीआर ने खुलासा किया है कि राज्य के लोगों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 TIM अस्पतालों और NIMS का विस्तार किया जाएगा। इससे 6000 और बिस्तर उपलब्ध होंगे। ट्रामा केयर सेंटरों को कॉर्पोरेट स्तर पर मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि वर्तमान में नीम्स को प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 ओपी मिलते हैं। यह वर्तमान निर्माण क्षमता के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही नए भवन में ओपी सेवाओं के लिए ब्लॉक बनाया जाएगा। भविष्य में बढ़ते यातायात एवं विशिष्ट सेवाओं के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 8 मंजिलों पर ओपी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। नीम्स राज्य भर में आपातकालीन मामलों के लिए एक कैफे है। इसमें इमरजेंसी विभाग में बेड की समस्या हमेशा बनी रहती है। विस्तार के हिस्से के रूप में विशेष रूप में आपातकालीन सेवाओं के लिए 8 मंजिला ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। भर्ती मरीजों के लिए 13 मंजिलों वाला एक और ब्लॉक बनाया जाएगा। नए भवन में कुल 30 ऑपरेशन थिएटर होंगे। पता चला है कि जहां 2000 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। उपलब्ध बिस्तरों में 1200 ऑक्सीजन बिस्तर और 500 ICU बिस्तर शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि पेइंग रूम होंगे। उन्होंने कहा है कि नए पेइंग रूम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 300 कमरे आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान में नीम्स में 30 विभाग सेवाएं दे रहे हैं। 200 बिस्तरों वाला सुपर MCH नीम्स के बिस्तर के लिए अतिरिक्त 200 बिस्तरों के साथ एक सुपर स्पेशलिटी MCH का निर्माण किया जाएगा। हरीश राव ने हाल ही में इन कार्यों का शिलान्यास किया था। वर्तमान में नीम्स में स्त्री रोग विभाग की सेवाएं नहीं मिल रही है, जन्म भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि MCH के निर्माण से इन विभागों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। MCH के निर्माण पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहां 4 मंजिलों पर बनेगा। मंत्री ने खुलासा किया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 मंजिला करने और एक ब्लॉक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। नीम्स में वर्तमान में 1489 बिस्तर और 2000 अतिरिक्त बिस्तर है। कुल 3489 बिस्तर उपलब्ध होंगे, जबकि इसके लिए आवंटित क्षेत्र 33 एकड़ है। इसे 1571 करोड़ की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है, लेकिन 1200 ऑक्सीजन बेड, 300 पेइंग रूम, 500 ICU बेड और कुल 2000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चाहते हैं कि विस्तार का काम तुरंत शुरू हो। हम नए बने ब्लॉक को जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में बनी सुरंग से हड़कंप मच गया है। 4 युवक इस इरादे से अंदर गए कि शायद सुरंग में कोई खजाना छिपा हो। आधा अंदर जाने के बाद एक कोबरा सांप दिखाई दिया। उन्होंने लगभग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर भागे। सुरंग से 10 फीट का सांप निकला तो युवक सहम गए। अत्तापुर के एक प्राचीन भवन मूषक महल में 4 युवकों को सुरंग मिली है। वो फोटोशूट के लिए मूषक महल गए थे। हालांकि एक सुरंग ऐसी थी
जिसे किसी ने नहीं देखा था। पहले उन्होंने इस पर कुछ रिसर्च करने की सोचा। वैसे यह जानने की उम्मीद थी वह सुरंग कहाँ जाती है, इसमें क्या है। कई आशंकाओं के चलते उन्होंने अंदर जाने की योजना बनाई। आधे अंदर जाने के बाद बड़ा सा कोबरा दिखाई दिया, जिसे देख 4 युवक डर के मारे बाहर भाग आए। इस मामले को जानकर स्थानीय लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चर्चा है कि महल में छिपा धन हो सकता है। यह अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष बालाकृष्ण स्वामी ने एक बार फिर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के साथ ही गौरक्षा को लेकर तेलंगाना सरकार से अपील की है। इससे पहले बालाकृष्ण स्वामी ने गौवंश की रक्षा के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर जागरूकता अभियान चलाया था। उन्होंने कहा है कि उनकी संस्था हर संभव प्रयास कर लोगों में गायों के प्रति अनुराग और सेवा भाव बढ़ाने पर जोर दे रही है। सिटी विजन से बात करते हुए उन्होंने गौवंश की सेवा के महत्व के बारे में चर्चा की है। जैसा हमारा तेलंगाना स्टेट के मुख्यमंत्री है कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव ने जो यादाद्री बनाया था, वहाँ पे यादाद्री ओपनिंग करना का यज्ञ यागादि कुछ भी करना बोले तो जहाँ गाय की ज़रूरत है, मगर एक गाय को इतना पूरा काट रहे मगर उनको ज़रूरत नहीं है। उनको गाय का गोबर होना, गाय का मूत्र होना, पंचगव्य होना, मगर ये गाय नहीं है तो ये कहाँ से आता। जैसे मोदी जी हों दो, जैसे KCR साहब हों दो, जैसे कोई भी संसद में जो भी है उन सबको गाय उनका घर में उनका बीवी बच्चे जो है गाय का पूजा करते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप पूजा पाठ नको करो गाय का। जो साइंटिफिक रीज़न है, गाय है तो दुनिया भर शांति और सुख से रह सकते हैं।